हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक जो जनरल कैरेक्टर है अबाउट नाइट्रोजन फैमिली। कुछ टॉपिक्स हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे जो आपको लास्ट लेक्चर मिली होगी नाइट्रोजन फैमिली पे। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है ये जो भी टॉपिक्स हमारे रह गए थे जनरल कैरेक्टर हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ लास्ट लेक्चर की, वहाँ मैंने आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस कर लिया था, वैलेंस शेल के कन्फिग्रेशन डिस्कस कर लिया था और उसके बाद एटॉमिक रेडियस डिस्कस कर लिया था हमने, आयनिक रेडियस डिस्कस कर लिया था। अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, IE से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल IP से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो क्लास 11th में जब हमने चैप्टर पढ़े थे पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिसिटी के बारे में, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या चीज़ होती है हमें ये मालूम है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। एक बार आप रिमाइंड कीजिए। Ionization potential is actually the minimum amount of energy that is required to remove an electron from outermost shell of an isolated gaseous atom। किसी भी isolated gaseous atom के outermost shell से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में के लिए दी गई एनर्जी को क्या कहते हैं? आयनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम एंड दिस इज द शेल। सपोज कि यहाँ पे दो शेल्स हैं और में अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाहर भी इलेक्ट्रॉन है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी सेपरेट आइसोलेटेड एटम के गैसेस स्टेट के आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दी जाती है। तो इस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्वेश्चन ये है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी अब हम पढ़ने वाले हैं स्पेशली नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स के लिए कि नाइट्रोजन फैमिली में आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, इसकी पीरियोडिसिटी कैसे वेरी करती है। तो अगर आपने देखा हो, अगर आपको याद हो, पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इट मीन्स हम जब पीरियड में मूव करते हैं, तो जनरली कहा गया कि जनरली इन दिस केस जनरली आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। जनरली आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, क्योंकि एटॉमिक साइज क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज आपका जो लेफ्ट टू राइट है वो डिक्रीज करता है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना या रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो अगर बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के एटम में एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है। अगर इसे कन्फिग्रेशन को मैं लिखूँ तो 1s2 2s2 एंड 2p3। बात करें अगर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल हमें देखना आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसे हम ये वो एनर्जी है जो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने के लिए दी जाएगी। तो 2p की बात करते हैं, 2p3। तो अगर मैं इसके ऑर्बिटल्स ड्रॉ करूं और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दूं 1 2 एंड 3, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको हम रिमूव करेंगे, यानी ये इनकी एनर्जी तो बिल्कुल इक्वल होती है। सेम ऑर्बिटल्स की जो भी सेम सब शेल या शेल के ऑर्बिटल्स होते हैं उन सबकी एनर्जी इक्वल होती है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी सेम होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है यहाँ से। एक चीज अगर आपने नोटिस की हो तो आप देखिए p ऑर्बिटल की p सब शेल में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ रह सकते हैं। अगर देखें तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो हमें पता है कि हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलरेडी एक क्या है? स्टेबल कन्फिग्रेशन है। क्या है? स्टेबल कन्फिग्रेशन है। मीन्स इस स्टेट में एटम्स की स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी और ज़्यादा हाई हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो जो एनर्जी दी जाएगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए वो ऑलरेडी बहुत हाई होगी। तो नाइट्रोजन फैमिली में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। किसकी वजह से? ड्यू टू, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन फैमिली में की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किस वजह से हो जाती है, क्यों IP इतना हाई है? तो आप आंसर करेंगे कि ड्यू टू हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने की वजह से ऐसा होता है। तो अगर हम देखें यहाँ जो एनर्जी दी जा रही है, अब बात करें डाउन द ग्रुप की, नाइट्रोजन फैमिली में फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जैसे हम अप टू डाउन जाते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। तो जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है आउटर इलेक्ट्रॉन का वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जाता है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। नाइट्रोजन के लिए सेकेंड शेल में है 2p, फॉस्फोरस के लिए थर्ड शेल में होगा, आर्सेनिक के लिए फोर्थ शेल आउटर शेल होगा,
एंटीमनी के लिए 5th शेल आउटर शेल होगा और बिस्मथ के लिए 6th। तो सिमिलरली ऐसे हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअसली साइज इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज। आप अगर देखें तो लगातार क्या हो रहा है, नीचे जाने पे ये जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस बढ़ेगा। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम अगर देखें तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? न्यूक्लियस, दिस इज पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ये क्या करता है, कुछ फोर्स जनरेट करता है किस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, जो कि कैसे है, नेगेटिवली चार्ज है। और ये एक अट्रैक्शन फोर्स होगा क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो बट डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इसकी जो कैपेसिटी, इसका जो रेंज है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, वो कम इफेक्टिव हो पाता है, इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है क्या डिक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन continuously decreases on going down the group। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपके एटम का साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, एंड ड्यू टू विच न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाता है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाएंगे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करता है, डिस्टेंस इंक्रीज करता है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, सपोज करिए कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लग रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी ही नहीं अप्लाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी उनको सेपरेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर, शेल से बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। और जब पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है, इंक्रीज करता है आयनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 15 के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से। तो आगे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये रहा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अगर बात की जाए IP1 की, व्हाट इज IP1? IP1 क्या है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया जा रहा है उसके लिए जो एनर्जी आपने प्रोवाइड की है, दैट इज IP1। और IP1 यानी जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मैंने अगर रिमूव कर दिया, इजेक्ट कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बचेगा मेरे पास, 2p2 हो जाएगा। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर की बात की जाए, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की नंबर की बात की जाए, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। आप अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ स्टेबिलिटी तो क्या हो रही, डिस्टर्ब हो जा रही है। एक इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या हो रहा है, हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई। लेकिन अगर आप ये सोचें तो क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे, नाइट्रोजन के पास 7 थे, प्रोटॉन कितने थे, 7 प्रोटॉन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे। बट अभी क्या है, 7 प्रोटॉन्स के पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो जो फोर्स का रेशियो का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, वो इंक्रीज कर जाएगा ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो IP2 की वैल्यू क्या होती है, IP2 की वैल्यू जो होती है IP1 से ज्यादा होती है। द वैल्यू ऑफ IP2 इज हायर देन IP1। क्यों, ड्यू टू आपकी क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दिस, आपके 2p2 इलेक्ट्रॉन जो है इन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और साइज थोड़ी सी रिड्यूस कर जाती है एटम की। सिमिलरली जब IP3 का डिस्कशन किया जाता है कि IP3 क्या है, IP3 मीन्स यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर देंगे, तो IP2 में एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव हो चुका होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन को हम लिख सकते हैं IP1 के बाद नाइट्रोजन पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। और जब IP2 की बात होगी तो IP2 की सिचुएशन में क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके होंगे, तो नाइट्रोजन पे +2 का चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, अभी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमेनिंग है। जब IP3 की बात करते हैं तो क्या होता है, सिमिलरली जो 3 ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे जो भी 2p में तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले जा चुके हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन पे प्लस का 3 चार्ज आ गया। और जैसे जैसे किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है वैसे वैसे एटम का साइज रिड्यूस करता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम या साइज ऑफ आयन कह सकते हैं, कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है आयन का रेडियस बढ़ता जाता है। लेकिन ठीक उसके अपोजिट ये है कि जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है किसी भी एटम पे, जब आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है तो एटम का साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है, और साइज डिक्रीज करेगा तो
ये जो शेल्स है वो काफी श्रिंक कर जाएंगे और पास आ जाएंगे न्यूक्लियस के। तो जब न्यूक्लियस के पास आएंगे तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज, एंड ड्यू टू विच आईपी, इसकी वजह से क्या होता है कि IP1 is lesser than IP2 and IP2 is lesser than IP3 ऑफ किसके लिए, ग्रुप 15 की हम बात करें। ग्रुप 15 में जैसे जैसे हम सेकेंड IP थर्ड IP की तरफ बढ़ेंगे, एनर्जी का जो अमाउंट है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ओके, तो ये रहा डिस्कशन आपके आयनाइजेशन पोटेंशियल का। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम डेल्टा एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेल्टा एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H1, डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3। डेल्टा मीन्स चेंज इन एनर्जी, डेल्टा मीन्स चेंज है आपका, H इज फॉर एंथैल्पी, विजिबल नहीं हो रहा आई थिंक, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, ठीक है। एंथैल्पी, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, IP1, IP2, IP3 के फॉर्म में। और हाईएस्ट कौन सा है आपका, जो थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल है, ठीक। रीजन क्या है, ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, जो एनर्जी होती है और इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगा तो इसकी IP की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयनाइजेशन पोटेंशियल पर जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबसे पहली बात है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या चीज़ है, हम किसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसा टेंडेंसी है ऑफ एन एटम कि ये जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है वो क्या करता है, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, यूजुअली क्या है, जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उनका नेचर ऐसा है कि वो दे आर यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, दे हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन और विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम्स। दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की इनके पास कैपेसिटी होती है और इसी टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जनरली नॉन मेटल्स में ये होता है। लेकिन अगर बात की जाए लेफ्ट टू राइट जाने पे, मीन्स इन पीरियड, अगर मैं बात करूं इन पीरियड पीरियोडिक टेबल की, तो मीन्स लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, दिस इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीजेस, मीन्स वी कैन से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लेस है, किससे, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, सॉरी, देन फ्लोरीन से। सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हमारा फ्लोरीन, अगर पीरियड में बात करें। अब बात करते हैं ग्रुप 15 की। ग्रुप 15 में क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ की बात करते हैं। मॉस्कोवियम की बात इसलिए नहीं करते हैं कि वो रेडियो एक्टिव है तो उसकी ज्यादा स्टडीज नहीं हो पाती है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डाउन द ग्रुप जैसे हम जाते हैं नीचे की तरफ, हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेंडेंसी है, मीन्स टेंडेंसी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी कभी हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स सिंबल का भी इस्तेमाल करते हैं। किसका, एक्स सिंबल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती ही इस वजह से कि जब जो एटम्स बहुत ज्यादा छोटे साइज के हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, एटम जितना छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही हाई होती है। तो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्यों डिक्रीज कर रही है। पहली बात तो डिक्रीज करती है, ये पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कि डिक्रीज क्यों कर रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू, क्यों डिक्रीज करती है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। कहाँ पे, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घटती जाती है। अगर बात की जाए, आप देखिए ये क्या है, सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो नीचे आने पे काफ़ी साइजेस बड़ी हो जाती है। तो नीचे वाले जो एटम्स होते हैं, नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं,
इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस नहीं होता, वो बहुत लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं। इनकी टेंडेंसी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन बहुत मिनिमाइज हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तो लगभग सिमिलर वैल्यू इनके पास होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमें बस इतना ही समझना था। ये रही हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो नाइट्रोजन फैमिली को निकोजिन फैमिली भी कहते हैं, ये मैं बताना भूल गई थी आपको, निकोजिन फैमिली भी कहते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले वो हमारा है केमिकल प्रॉपर्टी। अगर बात आती है केमिकल प्रॉपर्टी की, तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या चीज है कि कोई भी एलिमेंट कैसा टेंडेंसी रख रहा है, किस टाइप की रिएक्टिविटी शो कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है या विथड्रॉ कर रहा है या शेयरिंग कर रहा है, बॉन्डिंग कैसे कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट किस टाइप के शो कर रहा है, किस टाइप्स के उसके कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। तो ये हम केमिकल प्रॉपर्टी में इसको पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नपस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। मैं तो जनरली से याद रखती हूँ एज अ नपस सब्बी, और कुछ लोग कुछ गाने या कुछ ऐसी चीजें बनाकर भी याद रखते हैं, तो आपको जैसे याद रहे आप याद रख सकते हैं इसे। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल नेचर या किसी भी एलिमेंट का जो टेंडेंसी है, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी या उसकी रिएक्टिविटी की बात कर ली जाए, या वो किस टाइप के कंपाउंड में एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे कंपाउंड्स उसके मिलते हैं हमें, तो वो किस पे डिपेंड करता है, दैट टोटली डिपेंड ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही आपके पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में। तो मैंने आपको बताया था इनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP3। अब देख लीजिएगा वापस से, NS2 NP3 ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नाइट्रोजन का मैं इलेबोरेट भी कर दे रही हूँ। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2 एंड 2p3। दिस इज आउटर शेल, 2s एंड 2p इज आउटर शेल। यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ सबके लिए ऐसा ही आता है, बस 2 की जगह 3, 4, 5, 6 ऐसे पीरियड्स नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो अगर बात करें NS2 NP3, तो अगर हम अपने नाइट्रोजन फैमिली को देखें, नाइट्रोजन को ही देख लेते हैं। सपोज इसके पास NP3 NS2 तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये तो अभी पहले इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं NP3 की। जो हमारा p ऑर्बिटल है, जो हमारे p ऑर्बिटल्स हैं, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जो तीनों इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो और इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट रिएक्ट इस वजह से ही करता है सो दैट वो स्टेबल हो सके अपनी, वो कोई भी एग्जिस्टेंस जिस भी चीज की होती है, कोई भी सब्सटेंस वो चाहता है कि वो अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में ही एग्जिस्ट करे। अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हम सोचते हैं हम कितने कंफर्ट में रहें, कितना अच्छा रहने की जगह अच्छी हो, खाना अच्छा हो, पहनना अच्छा हो, सर्कल अच्छा हो, हर चीज हम चाहते हैं कि स्टैंडर्ड होते जाए। वैसे ही स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना उसे कह सकते हैं हम। एलिमेंट्स भी, एटम्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं, वो बॉन्डिंग इसलिए ही करते हैं सो दैट दे कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है कि उनके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी, क्योंकि ये आउटर शेल है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और 3, 5 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो एक चीज देखें हम कि 5 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी हैं हमारे पास। डिफिशियंसी कितने की, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब यहाँ सोचने वाली बात है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेशन फेवर किया जाएगा या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करना, मतलब दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेना फेवर किया जाएगा। नाइट्रोजन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो पहले फेवर करेगा दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करना, सो दैट उनसे बॉन्ड बना के उनके इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके अपना ऑक्टेट वो कंप्लीट कर सके। तो वो शेयरिंग भी कर सकता है या फिर उनसे ले सकता है इलेक्ट्रॉन को। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स लिए जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं किसी भी एटम के ऊपर, तो उसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव। लाइक अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 1 नेगेटिव। अगर नाइट्रोजन -1 ने क्या किया, 1 और इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कैसा चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन -2, N नेगेटिव का 2। और नाइट्रोजन ने अगर N नेगेटिव के 2 ने 1 और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो चार्ज आ जाएगा N नेगेटिव ऑफ 3। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स ये एक्स्ट्रा ले सकते हैं सो दैट दे कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो अगर नाइट्रोजन ने 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ले लिए
अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, नेगेटिव ऑफ 3 है। कैसा है, नेगेटिव ऑफ 3 है। देखिए नाइट्रोजन पे फाइनली 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद नाइट्रोजन कहां से कहां पहुंच गया, N-3 नेगेटिव ऑफ 3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में ये पहुंच गया। तो पहला जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन फैमिली का, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सबके लिए ये नेगेटिव ऑफ 3 -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जनरली। अब बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट इनके साथ रिएक्ट करता है जो इनसे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रुप 17 की बात कर ले, यहाँ पे हेलोजन फैमिली की बात होती है अगर फ्लोरीन क्लोरीन की, तो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी है वो हायर है ग्रुप 15 से। तो उनके सामने इनको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसपे पॉजिटिव चार्ज आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये अगर यहाँ पर देखें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने रिलीज किया 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या गेन करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। सिमिलरली अगर मैं कहूँ, वापस से मैं Np3 को दोबारा से ड्रॉ करती हूँ, ये रहे 3 इलेक्ट्रॉन्स मेरे, सॉरी मेरे नहीं, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, Np+2 चार्ज आ जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए तो कैसा चार्ज आएगा, Np+3 चार्ज आएगा। यानी एक ऑप्शन ये भी है कि अगर नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स को कोई ऐसे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करना पड़े जो इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो वो क्या करते हैं, प्लस पॉजिटिव ऑफ 3 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो हम एक तो ये हो गया हमारे पास नेगेटिव ऑफ 3, दूसरा आ गया हमारे पास पॉजिटिव ऑफ 3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात होगी। नेक्स्ट क्या है कि अगर देखा जाए, हमें पता है कि जब भी बॉन्डिंग होनी होती है, जब भी कोई एलिमेंट या कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करता है, उस टाइम पे जस्ट उसी टाइम पे एक हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है। एटम कहाँ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन में जाता है, सो दैट वो अपने ऑर्बिटल्स जो भी है जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, उनकी एनर्जी को वो बराबर कर सके, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को जनरेट कर सके, बना सके, तो उसके लिए वो हाइब्रिडाइजेशन करता है। तो अभी इसको आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम बात करते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटी है और किन किन टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। फर्स्ट -3 हो गया, एक +3 हो गया। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है, अभी हम और देखेंगे, ठीक है। बात करते हैं इसके बाद, तो देखिए अगर बात करें, हम सिर्फ अभी इस बात करते हैं नाइट्रोजन की, अगर हम बात कर लें, नाइट्रोजन की अगर हम बात कर लें, तो देखिए अब हम बात करेंगे इनकी फैमिली में और भी कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट शो होते हैं। तो अगर NH2 और Np3 की बात हो रही थी, तो अगर हम इसे देखें, नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन हमारा बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड से। सेकेंड पीरियड में सिर्फ 2s2 एंड 2p3 दो ही सबशेल पॉसिबल है, s एंड p। d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं सेकेंड पीरियड में। तो सेकेंड पीरियड तक जब d ऑर्बिटल नहीं होंगे, इट मींस कि हाइब्रिडाइजेशन अगर करना होगा तो ओनली किसके इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, s और p ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे। ये 2 ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगे, चारों ऑर्बिटल्स, और मिक्स होकर क्या बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ये बना सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5th इलेक्ट्रॉन। ऐसा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। मैक्सिमम sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है कौन, नाइट्रोजन की बात चल रही है यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं स्पेशली, क्योंकि सेकेंड पीरियड में एंड इट डज नॉट हैव एनी d ऑर्बिटल, ड्यू टू विच ये अपने जो ये इलेक्ट्रॉन है ये d ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर ही नहीं सकता है अपने हाइब्रिडाइजेशन में किसी भी बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स से पेयरिंग कर लेता है, इजिली शेयरिंग भी कर सकता है, और लोन पेयर को समटाइम्स ये क्या करता है, डोनेट करता है। क्या चीज, लोन पेयर डोनेट करता है, जब किसी भी मेटल या किसी भी वैकेंट ऑर्बिटल्स में या वैकेंट एलिमेंट या आइटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी तो वो अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन मैक्सिमम +4 वैलेंसी तक शो कर सकता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो नाइट्रोजन शो करता है +1 एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो +2 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो +3 एंड +4 भी शो करता है, तब जब वो ऑक्सीजन के साथ होता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ होता है।
इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस से लेके बिस्मथ तक सबके पास डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, क्योंकि थर्ड पीरियड के, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पीरियड के, और यहाँ से डी ऑर्बिटल थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है, अवेलेबल होता है। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, फॉस्फोरस की, तो स्पेशली जब फॉस्फोरस की बात होगी तो NH2 इनका कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर मैं कहूँ फॉस्फोरस के लिए तो दिस विल बी 3s2 3p 3p3 एंड 3d0। 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसमें, डी ऑर्बिटल्स में। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन होना होगा, या अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं किसकी, PCl5 की, इट मींस 5 क्लोरीन्स को फॉस्फोरस से रिएक्ट करना है। उस सिचुएशन में क्या होता है, 5 ऑर्बिटल्स चाहिए, तो एक ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल p सबशेल से, और 2 ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल कहां से, डी सबशेल से। ये हो गया हमारा s, ये हो गया हमारे p सबशेल, और ये हमारे जो डी ऑर्बिटल्स है जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या करता है, 1 3 4 हो गया, और ये एक 5, एक डी ऑर्बिटल का भी यूज करता है और मिक्सिंग कर देता है। जब मिक्सिंग होगी और हाइब्रिडाइजेशन होगा, मैं नाइट्रोजन वाला रिमूव कर रही हूँ, आपको नोट करना, आप नोट कर लीजिए, मैं ये पोर्शन रिमूव कर रही हूँ। सी, अगर बात करते हैं PCl5 की, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे ऑर्बिटल्स में हमारे जब ये मिक्सिंग करते हैं तो कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, 5 ऑर्बिटल्स को ये क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, S P एंड D, 1s 3p ऑर्बिटल्स एंड 1d ऑर्बिटल, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d। इस हाइब्रिडाइजेशन को अचीव करते हैं और अब इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करके देखते हैं, 1 2 3 4 5। अब भी वैलेंस शेल के पास 5 ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसा नहीं कि डी ऑर्बिटल्स के आने से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए फॉस्फोरस के पास, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स अभी भी उतने ही हैं जितने थे। ऑर्बिटल बढ़ गया है क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ तक डोनेट कर दिया, एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाएगा फॉस्फोरस, और जब वो क्या करेगा, फॉस्फोरस एक्साइटेड स्टेट में होगा और हाइब्रिडाइजेशन करेगा। जब वो हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपैंड कर सकता है, एंड आफ्टर दैट वो क्या करेगा, क्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑप्शन है अब फॉस्फोरस के पास कि इट कैन डोनेट ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चूंकि अभी सब अनपेयर्ड हो चुके हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 एंड 5 मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को डोनेट कर सकता है। इट मींस कि नाइट्रोजन फैमिली में फ्रॉम फॉस्फोरस टू बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखा जाता है। तो अगर हम बात करें कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर ग्रुप 15 आर, सबसे पहला हो जाएगा हमारा माइनस का 3 कह लें क्योंकि एक नेगेटिव का 3 हमने देखा था, देन प्लस का 3 एंड प्लस का 5। These are common oxidation state। +4 हम देखते हैं किसके केस में, नाइट्रोजन के केस में, जब वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। +5 नाइट्रोजन में नहीं पॉसिबल है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अगर मैं इसको सर्कल करके यहाँ लिख दूं, दिस इज नॉट पॉसिबल इन नाइट्रोजन, किसमें, नाइट्रोजन में, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक नहीं जा पाता है, बाकी सबका होता है +5 तक वो शो करते हैं। तो अब अगर बात करें इसमें, हमें एक चीज और याद रखनी है कि बिस्मथ और ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद अब हम बात करने वाले कि यहाँ तो हमने देख लिया कि कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली पाए जाते हैं या किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एलिमेंट्स अपने कंपाउंड को बनाते हैं या देखे गए हैं। अब हम बात करेंगे कि स्टेबिलिटी की, -3 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, +3 और +5 की स्टेबिलिटी कैसे डिक्रीज करती है या इंक्रीज करती है ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। ये वेरिएशन हमको, ये ट्रेंड देखना है। तो जब हम स्टेबिलिटी की देखने चलते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अब हम देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी की जब हम स्टडी करते हैं तो देखिए क्या होता है। मैंने सबसे पहले बात की थी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3 की, नेगेटिव ऑफ 3 ऑक्सीडेशन, यानी जब नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स क्या करें, 3 इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ कर ले, दूसरे एलिमेंट से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो ये नेचर किसकी वजह से था, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
नेगेटिविटी की वजह से ये टेंडेंसी शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, दूसरे से विथड्रॉ करने की। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था जनरल प्रॉपर्टीज में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी जो होती है, टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है साइज बढ़ने की वजह से। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेंडेंसी डिक्रीज करेगी तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ऑब्वियस है, जब इलेक्ट्रॉन के पास ये कैपेसिटी नहीं रहेगा कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करे, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ करेगा, नहीं कर सकेगा। तो क्या होता है कि डाउन द ग्रुप नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव ऑफ 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 क्या होता है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज कर रहा है, ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करने की वजह से। और ये क्यों डिक्रीज करता है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज कह सकते हैं, एटॉमिक रेडियस कह सकते हैं। ये तो बात हुई नेगेटिव स्टेट की। अब बात करते हैं पॉजिटिव और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, एक्चुअली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप की क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब रीजन है कि क्यों इंक्रीज करता है हम देखेंगे यहाँ पे, जब मैं +5 का भी डिस्कस करूंगी साथ में। जब बात करते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो हमने देखा ये नाइट्रोजन में तो अवेलेबल है ही नहीं, ये नाइट्रोजन के किस्से में तो है ही नहीं। ये स्टार्ट होता है फास्फोरस से लेके बिस्मथ तक। ये क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है नाइट्रोजन फैमिली का, +5, लोएस्ट है -3, हाईएस्ट है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ग्रुप 15। ये डाउन द ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। जैसे जैसे नीचे आते हैं इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। होता क्या है, हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा था, NH2 and NP3, ये हमने देखा है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, P, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, वैसे वैसे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। इट मींस कि अगर 2, 3, 4, 5, 6, अगर मैं बिस्मथ की बात करूं यानी 6s2, 6p3, तो इसके अंदर बहुत इससे पहले 5d ऑर्बिटल्स होंगे, आपके 5f ऑर्बिटल्स होंगे, 5s ऑर्बिटल, बहुत सारे शेल्स और बहुत सारे ऑर्बिटल्स इसके अंदर आ चुके हैं। और जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ते जाते हैं ना ऑर्बिटल्स की, न्यूक्लियस से जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, तो उनकी ऑर्बिटल्स का जो गैप होता है ना, एनर्जी गैप भी बढ़ता जाता है। ये जो गैप है, ये जो गैप दिख रहा है, ये भी इंक्रीज करता जाता है, ये गैप इंक्रीज करता जाता है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे नीचे आते हैं साइज बहुत बड़ी हो जाती है, तो जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिटल होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, आपको पता है एटम का साइज श्रिंक करता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो 6s2 यानी NH2 की जो इलेक्ट्रॉन्स है, किसके, NH2 इलेक्ट्रॉन्स जो है, स्पेशली अगर आप बात करें एंटीमनी और बिस्मथ का, तो वो क्या होता है, इनर्ट हो जाते हैं, वो इजिली रिमूव नहीं होते हैं और ये ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो सिर्फ पार्टिसिपेट करता है NP3। एंड इसे हम इस टेंडेंसी को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये डिक्रीज करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन, NH2 इलेक्ट्रॉन के इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है और इसी वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज भी करती है। ठीक है, और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादातर किसमें पाया जाता है, लार्ज एटम्स में। किसमें, लार्ज एटम्स में। जो बड़े एटम्स हैं या जिनमें नंबर ऑफ शेल्स बहुत ज्यादा है, उनमें ये देखा जाता है डाउन द ग्रुप। तो ये हम याद कर लेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ -3 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, +3 इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, +5 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और नाइट्रोजन do not show +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ p ऑर्बिटल्स। इतनी बात हम याद रखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि ये जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है या मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड जो एटम बना सकते हैं, उसे हम कहते हैं कोवैलेंसी। इट मींस कि बाकी जो है मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकते हैं, सो दे हैव कोवैलेंसी ऑफ 5, बट नाइट्रोजन हैज ओनली मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4। नाइट्रोजन हैज कोवैलेंसी ऑफ 4। कोवैलेंसी इसकी कितनी होती है, मैक्सिमम 4 होती है, 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। बिस्मथ की स्टेबिलिटी +5 वाली बहुत कम होती है, ये मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर एक चीज हम याद रखेंगे, एक बात हमें याद रखनी है कि बिस्मथ का सिर्फ एक ही +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, दैट इज बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड, BiF5, बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड।
ओनली दिस मॉलिक्यूल, ये जो कंपाउंड है ये एग्जिस्ट करता है और ये स्टेबल है। बाकी इसके अलावा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में बिस्मथ कहीं भी स्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। फ्लोरीन पे नेगेटिव का 1 चार्ज होता है, एक फ्लोरीन पे 5 फ्लोरीन से, और बिस्मथ प्लस के 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर होगा। तो ये हमारी रही कंडीशंस रही, ठीक। और इसके बाद एक चीज देखें, अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो यहाँ पे नेगेटिव का 3, देन मैं लिख सकती हूँ पॉजिटिव का 3, और सबसे बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट है पॉजिटिव का 5। इट मीन्स कि अगर कोई एटम अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो +5 में भी जा सकता है और -3 में भी जा सकता है आफ्टर रिएक्शन, दोनों की पॉसिबिलिटी है। और ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट को जो दो मीन्स जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर सके और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज भी कर सके, इसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट है जो डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है और ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। इट मीन्स कि अगर नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो +4 में भी जाना चाहेगा और -3 में भी जाएगा। ऐसे ही फॉस्फोरस के साथ है, फॉस्फोरस जनरली फेवर करता है जब डिस्प्रोपोर्शनेट होता है फॉस्फोरस +3 से, तो -3 और +5 वाले कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आगे जो टॉपिक्स हमारे होने वाली है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले वो होगा हमारा NMLS, नेचर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है अपने ग्रुप से हटके, तो उसकी स्टडी हम करेंगे। अभी आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हम आपके लिए हमेशा और मोटिवेट होकर मेहनत करते रहें, ठीक है। आप भी हमारे साथ हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।